एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 4 अक्टूबर और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि जो सहारा डेजर्ट है, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से जो पेड़ पौधे हैं और उग रहे हैं और 2050 तक ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो रेगिस्तान नहीं रह जाएगा, वो पूरा जो है हरा भरा हो जाएगा। तो ये न्यूज़ में था काफ़ी। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम रिवीजन क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय जिम्मेदार पर्यटन पहल पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी शुरू की है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि कल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि हम स्टैटिक के जो क्वेश्चन हैं उसे कंटिन्यू रखें, तो कल यानी कि 5 अक्टूबर से हम इस सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹11,200 करोड़ इन विच स्टेट वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस रिसेंटली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में परियोजना का अनावरण किया है और ये पूछ भी लिया जाता है कि किस पर्सन ने जो है परियोजना का अनावरण किया है। तो ये याद रखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायालय से पुणे तक मेट्रो खंड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है, जो पूरे मेट्रो रेल परियोजना के पूरा होने का भी प्रतीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इसे इनॉग्रेट किसने किया है और किस स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन फॉर द 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। आपको पता भी होगा, कई सारी मूवीज़ में रहते हैं ये। तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है। तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जो भी उन्हें दिया गया है मंत्रालय, उसका भी आप याद रखिएगा। तो निर्णायक मंडल ने 74 वर्षीय अनुभवी हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। और पिछले साल किसको मिला था, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि 2021 का किसको मिला था? तो वहीदा रहमान जी को मिला था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 3 सुपर कंप्यूटर किन शहरों में तैनात किए गए हैं? तो ये फिर से आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ऐसा किया? नरेंद्र मोदी ने किया है। कितने? 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर हैं और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राज्य को समर्पित किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियां राष्ट्र को समर्पित की है। इन कंप्यूटिंग प्रणालियों को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3 कॉन्फ्रेंस? तो ये ओम बिरला जी ने किया है। ये 21वीं CPA जोन 3 भारत क्षेत्र सम्मेलन का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिजोरम के आइजोल में 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो हमारी 18वीं लोकसभा है, इसके जो प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे और इस तरीके का क्या कोई प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? और स्पीकर से रिलेटेड जो भी पॉलिटी के जो भी पॉइंट्स हैं, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। ये जो था हमारा, इसका जो विषय था ये भी याद रखिएगा। जो ये थीम था इसका वो था विषय लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से पढ़ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूसरा भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो प्रहलाद जोशी ने दूसरे भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? प्रहलाद जोशी ने किया है। और ये दूसरा भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन था, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नवी विश्व जूनियर वुशु चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज द 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैम्पियनशिप हेल्ड? तो ये भारत में किया गया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया है, तो इसे याद रखिएगा। और ये आयोजित कहाँ की गई थी? ब्रुनेई में आयोजित की गई थी और इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में बीडीगन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने DMIC के बीडीगन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बीडीगन औद्योगिक क्षेत्र को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। छत्रपति संभाजी नगर ने 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बिल्कन औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड कार्यक्रम का भी हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सीडेंट रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो मुंबई में ये किया गया है। AVGC XR के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने देश में एनिमेशन के लिए, विजुअल इफेक्ट्स के लिए, गेमिंग के लिए, कॉमिक्स के लिए, एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। प्रस्तावित NCOE भारतीय फिल्म औद्योगिक के केंद्र मुंबई महाराष्ट्र में होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड? तो जो सही आंसर है वो है हमारा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है कि वृद्ध आबादी के समक्ष उपस्थित अवसरों और चुनौतियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना तथा वृद्ध लोगों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के समाधान के लिए परिवारों, सामुदायिक समूहों और हितधारकों को संगठित करना। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसका थीम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो वो भी याद रखिएगा। इसका थीम है गरिमा के साथ वृद्धावस्था, दुनिया भर में वृद्ध व्यक्तियों के लिए देखभाल और सहायता प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। और आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एरेबस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? तो सही आंसर है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है माउंट एरेबस। अप्रत्याशित रूप से सोने की धूल उगल रहा है, जिसे वैज्ञानिक हैरान है। आमतौर पर ज्वालामुखी में भाप, गैस और चट्टानें निकलती हैं, लेकिन अब छोटे क्रिस्टलीकृत सोने के कण भी निकल रहे हैं, तो ये इसलिए न्यूज़ में था। तो माउंट एरेबस किससे रिलेटेड है आपका ज्वालामुखी? ये अंटार्कटिका से रिलेटेड है। अब हम टेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नवी विश्व जूनियर वुशु चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? और इसमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। और कल मैंने RO की जो अपकमिंग आपके डेज़ रह गए हैं, आपका एग्ज़ाम अगर हम 22 दिसंबर को माने तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 80 डेज़ हैं। और ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। आपको मेंस में भी आपको सिर्फ हिंदी और ऐसे का पेपर जो है आपको रिटर्न में देना रहता है, बाकी आपका प्री जैसा ही पेपर आता है GS का। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। आप इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं अच्छे से। तो उसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था, कल मैंने अपलोड किया था उसे जा कर के ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कितना हेल्पफुल रहा। तो आज का डिस्कशन यहीं तक था। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है। अपनी पढ़ाई जैसी आपकी चल रही थी अच्छी, उसी को अलाइन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अपने आप का एनालिसिस भी करते रहिए कि कहाँ आप फंस रहे हैं, क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा वो पता भी नहीं चलेंगे। अभी तो लग रहा है कि बहुत दिन है, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, बट फेस्टिव सीज़न है और इन सब चीज़ों में कैसे समय निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखिए। थोड़ा बहुत एंजॉय भी करते रहिए, लेकिन पढ़ाई और इन्जॉयमेंट दोनों को बैलेंस करते रहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।